हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, और प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज हम करते हैं लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए। लाइन इंटीग्रल किस टाइप का होगा? सर्कुलर टाइप का होगा। सर्कल हो सकता है, रिंग हो सकता है। और सरफेस इंटीग्रल भी अपना क्या होगा? सर्कुलर डिस्क टाइप से कोई सरफेस अगर होता है तो उसका सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए भी हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और सरफेस इंटीग्रल कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम किस किस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए यूज करते हैं, लाइन इंटीग्रल को, सरफेस इंटीग्रल को और वॉल्यूम इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए यूज करते हैं। सरफेस इंटीग्रल होता क्या है उसका थोड़ा सा बेसिक समझानेंगे और विद एग्जांपल हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक तो अपना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपको पता ही है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने कौन से होते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। और ये जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होते हैं ये तीनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स वाई और जेड तीनों के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई ये है, जेड ये। वाई जेड जो है वो अपना क्या है? वाई तो ये एक्सिस होगी, जेड ये एक्सिस होगी, और एक्स को हमने ऐसे लिखा है, मतलब एक्स अपना क्या है? आउटवर्ड वेक्टर है। तो अगर आउटवर्ड वेक्टर से वाई डायरेक्शन में हम जाते हैं तो ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी बता रहा है? जेड की डायरेक्शन बता रहा है। तो ये जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो राइट हैंड रूल को फॉलो करता है। अगर y क्रॉस जेड हम करेंगे तो हमें x की डायरेक्शन मिलेगी। अगर y क्रॉस जेड करेंगे तो आउटवर्ड हमें मिल रहा है राइट हैंड से, वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो एक्स वाई जेड की लिमिट्स की अगर हम बात करें, हम मान के चल रहे हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें अगर कोई पॉइंट P हमें गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड है। ठीक है, या फिर एक्स नोट वाई नोट जेड नोट ऐसे आप मान लो। तो किस टाइप से हम कोऑर्डिनेट शो करेंगे? ऐसे हम कोऑर्डिनेट शो करेंगे। जो एक्स वाई प्लेन है अपना, उसमें तो ये वाला जो डिस्टेंस होगी वो तो हमारी होगी एक्स नोट, ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहाँ तक वो होगी वाई नोट, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो अपनी क्या है? जेड नोट। तो इस टाइप से हम शो कर देंगे। ठीक है। उसके बाद ये आता है कि जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है अपने, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, इनकी लिमिट्स की अगर हम बात करें तो लिमिट्स अपनी क्या है कि एक्स की जो लिमिट है, अगर x हमारा आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है तो इनवर्ड भी लिमिट है उसकी, और कहीं तक भी लिमिट जा सकती। तो लिमिट्स की अगर हम बात करें तो x की जो लिमिट होगी वो क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लाई करेगी। सिमिलरली y की लिमिट भी क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगी। z की लिमिट भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ही होगी। ठीक है। अब इसके बाद लाइन एलिमेंट की अगर हम बात करें तो हम कैसे निकालते हैं लाइन एलिमेंट किसी भी कर्व के अलोंग? ठीक है। तो लाइन एलिमेंट अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होगा? डी एल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे हम, या फिर हम बोले लाइन एलिमेंट अलोंग एक्स कर्व। एक्स कर्व कौन सा होगा? ये वाला ही कर्व होगा, जिसकी डायरेक्शन तो क्या होगी? एक्स कैप लिखें हम, या फिर हम क्या लिखें? आई कैप लिखें। तो डायरेक्शन तो आई कैप होगी, और जो लेंथ एलिमेंट होता है वो क्या है कि भी दो नेबरिंग पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो होगी ना वो हमारी क्या है? लेंथ एलिमेंट। तो उसको हम क्या मान लेते हैं कि डी एल एक्स, ये जो चेंज है एक्स की डायरेक्शन में वो कितना है? डी एक्स, और डायरेक्शन क्या होगी? आई कैप। सिमिलरली डी एल वाई अलोंग वाई एक्सिस हम बात करें तो क्या आएगी? डी वाई जे कैप। और डी जेड की अगर हम डी एल जेड की हम बात करते हैं तो क्या आएगा? डी जेड के कैप। ठीक है। अब एरिया एलिमेंट की अगर हम बात करें, एरिया एलिमेंट या फिर हम बोले सरफेस एलिमेंट, तो एरिया एलिमेंट और सरफेस एलिमेंट की हम बात करेंगे तो सरफेस हम कब कंसीडर करेंगे? जब हमारे पास क्या होगा? एक प्लेन होगा। ठीक है। तो वो प्लेन अपना एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है, वाई जेड प्लेन भी हो सकता है, और एक्स जेड प्लेन भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि जो प्लेन है अपना वो एक्स वाई प्लेन है,
तो अगर एक्स वाई प्लेन है तो उसमें क्या होगा, जेड जो है वो कांस्टेंट होगा, और एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई जो हैं वो क्या करेंगे, वेरी करेंगे। ठीक है, जेड कांस्टेंट होगा। और अगर डायरेक्शन की हम बात करें, अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन है तो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो किस एक्सिस में होगी, अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर जेड एक्सिस में होगी। ठीक है, तो अलोंग के कैप हमारी डायरेक्शन होगी, वो के कैप प्लस के कैप भी हो सकती है और माइनस के कैप भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि हमारा एक्स वाई प्लेन कौन सा है। ठीक है, अगर ये वाला एक्स वाई प्लेन हम कंसिडर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक्स जो है वो अपना आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है, एक्स क्रॉस वाई जा रहे हैं तो प्लस जेड हमें बताएगा। अगर ऊपर वाला कोई नॉर्मल वेक्टर होता और हमें देखना होता कि जो वॉल्यूम जो अटैच है उस सरफेस के साथ वो इनसाइड में है, तो आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर आउटसाइड होता, और अगर यही उस टाइम पे क्या हो जाता, माइनस के कैप डायरेक्शन में हो जाता। वो हम देखेंगे कि वॉल्यूम एलिमेंट जब हम कंसीडर करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो कैसे चेंज होती है डायरेक्शन। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एक्स वाई प्लेन में क्या ले रहे हैं, एरिया एलिमेंट ले रहे हैं, एरिया एलिमेंट तो हम किस से लिखेंगे, डी एस जेड से लिखेंगे, जो कि हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, डी एल एक्स क्रॉस डी एल वाई। ठीक है, तो क्या हमें वैल्यू देगा, डी एक्स डी वाई, क्योंकि यही हमारा चेंज हो रहा है, जेड तो कांस्टेंट है, और जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, के कैप होगी, तो डायरेक्शन के कैप आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन एल एक्स की डायरेक्शन क्या है, आई कैप क्रॉस जे कैप, अगर हम करेंगे तो के कैप वैल्यू हमारे पास आएगी। अगर हम वाई जेड प्लेन की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, वाई और जेड जो है वो वेरी करेंगे, एक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो एरिया एलिमेंट हम लिखेंगे तो डी एस एक्स से लिखेंगे, तो डी एस एक्स से एरिया एलिमेंट हमारा आता है, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, डी वाई डी जेड, और डी वाई डी जेड हम लिख रहे हैं, मतलब वाई क्रॉस जेड अगर हम देख रहे हैं तो डायरेक्शन क्या आएगी, आई कैप आएगी। सिमिलरली डी एस वाई अगर हम लिखते हैं तो वो क्या आ जाएगा, डी एक्स डी जेड, और एक्स से जेड में अगर हम जा रहे हैं, वैसे तो होना क्या चाहिए, एक्स वाई जेड होना चाहिए, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, फिर जेड के बाद एक्स, ऐसे होता है अपना ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे एक्स के बाद हम जेड में जा रहे हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस जे कैप हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको लिखना है। अब वॉल्यूम एलिमेंट की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एलिमेंट हम कैसे लिखेंगे, डी वी से लिखेंगे, और वॉल्यूम एलिमेंट हमें क्या बताएगा, डी एल एक्स डॉट डी एल वाई क्रॉस डी एल जेड। ठीक है, तो ऐसे वॉल्यूम एलिमेंट हम निकालेंगे। डी एल एक्स अपना क्या है, डी एक्स आई कैप, और यहाँ से भी डायरेक्शन हमें आई कैप ही मिलेगी, तो डी वाई डी जेड, ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एलिमेंट हो जाएगा। और वॉल्यूम एलिमेंट में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो अगर एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं और हम मान के चल रहे हैं कि हमें जो फिगर गिवन है वो किस टाइप की है, क्यूब गिवन है। ठीक है, तो इस टाइप से क्यूब हमें गिवन है, और अगर सरफेस एलिमेंट जो है वो हम ये वाला प्लेन कंसीडर करते हैं, ये कौन सा प्लेन है, अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या है, जेड जो है वो कांस्टेंट है, तो ये प्लेन जो है वो अपना क्या है, एक्स वाई प्लेन है। तो एक्स वाई प्लेन की जो डायरेक्शन होगी वो तो आइदर के कैप होगी और माइनस के कैप होगी। अब जो वॉल्यूम है उसका हमने क्या देखना है कि ये जो प्लेन है ना, इसका आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, तो आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर जो होगा वो के कैप होगा, तो डायरेक्शन इसकी आएगी प्लस के कैप। वहीं अगर हमें ये वाला एरिया गिवन होता, एरिया एलिमेंट हमें ये गिवन होता, तो ये भी हमारा एक्स वाई प्लेन ही है, लेकिन अगर इनसाइड नॉर्मल वेक्टर देखें इस प्लेन में तो वो के कैप है, और हमें क्या देखना है, आउटसाइड नॉर्मल वेक्टर देखना है, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या आएगी, माइनस के कैप आएगी। अब बात आती है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसका हम कौन कौन से इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसमें लाइन एलिमेंट भी है, सरफेस एलिमेंट भी है और वॉल्यूम एलिमेंट भी है, तो तीनों ही इंटीग्रल सोल्व करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सबसे पहले तो लाइन इंटीग्रल, कौन सी लाइन इंटीग्रल सोल्व करने के लिए हम यूज करेंगे, मान लो हमें लाइन इंटीग्रल सोल्व करना है किसका, ट्रायंगल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, क्यूब का, इस टाइप की कोई लाइन एलिमेंट, मतलब क्यूब की कोई लाइन हो सकती है, ट्रायंगल की लाइन हो सकती है, या फिर कोई स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है। तो
तो इस टाइप के लाइन इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ठीक है, दूसरा सरफेस इंटीग्रल कौन से हम सोल्व करेंगे, सरफेस इंटीग्रल जो होंगे वो भी हमारे क्या होंगी, मान लो हमारे पास ट्रायंगल सरफेस है एक, या फिर हमारे पास स्क्वायर सरफेस है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, या फिर क्यूब में कोई सरफेस है, जैसे क्यूब में ये एक सरफेस हो गया क्यूब में, या फिर क्यूबॉइड में, ऐसे कोई भी एक सरफेस हो सकता है जिसका हमें क्या निकालना है, सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो सरफेस इंटीग्रल भी हम देखेंगे बेसिक्स की कैसे निकालते हैं। तीसरा वॉल्यूम इंटीग्रल सोल्व करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल किसका निकालेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की हेल्प से क्यूब का वॉल्यूम, या फिर हम क्या बोलें क्यूबॉइड का वॉल्यूम इंटीग्रल हमें निकालना हो। ठीक है, तो इस टाइप के इंटीग्रल्स हम सोल्व करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके। तो अभी सरफेस इंटीग्रल का बेसिक्स हम देख लेते हैं कि सरफेस इंटीग्रल होता क्या है और कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके, वो एक एग्जांपल के साथ हम देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। जैसे कि आपको नाम से ही दिख रहा है कि किसी वेक्टर फील्ड का हमें क्या लेना है, सरफेस इंटीग्रल लेना है। तो हम कैसे लिखेंगे कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर ए आर से हम लिख लेते हैं, इज गिवन एज ओवर ए सरफेस एस हम बोल देते हैं, इज गिवन एज। कैसे गिवन है, कैसे हम लिखेंगे, सरफेस इंटीग्रल है तो दो इंटीग्रल हमारे आएंगे, सरफेस पे हम कर रहे हैं, लाइन एलिमेंट होता तो सिर्फ एक इंटीग्रेशन हम शो करते। तो अगर इस टाइप की दो इंटीग्रल आपको शो हो रहे हैं और नीचे सरफेस लिखा है, अगर नहीं भी लिखा है तो भी हमें पता है दो इंटीग्रल का मतलब क्या है, सरफेस इंटीग्रल है, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट अपने सरफेस में ही होते हैं। और अगर ऐसे इंटीग्रेशन आपको गिवन है मतलब क्या है, ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस इंटीग्रेशन है। ए आर वेक्टर का हम कर रहे हैं तो ए आर वेक्टर का डॉट डी एस आएगा, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट डी एस की जगह पे डी एस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। डी एस क्या है, डी एस हमारा है क्या, सरफेस एलिमेंट है। ठीक है, डी एस हमारा सरफेस एलिमेंट है और उसका मैग्नीट्यूड है सरफेस एलिमेंट का। तो डी एस में एन कैप डायरेक्शन भी होगी और डी एस मैग्नीट्यूड भी होगा। तो एन कैप जो है वो क्या है, जो सरफेस एलिमेंट है ना उसका क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है। और आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर भी क्या है, किसको फॉलो करता है, राइट हैंड रूल को फॉलो करता है। तो राइट हैंड रूल से हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे, और उस सरफेस पे जो आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन को हम क्या लिख रहे हैं, एन कैप डी एस। वही किसकी डायरेक्शन होगी, सरफेस एलिमेंट की। तो सरफेस एलिमेंट की डायरेक्शन हमने लिख दी एन कैप डॉट इनटू में क्या आ गया, डी एस। अगर यहीं पे हमें क्लोज्ड सरफेस के लिए देखना हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज्ड कर्व दिख जाएगा आपको। ठीक है, दो इंटीग्रेशन के बीच में अगर आपको क्लोज्ड सर्कल दिख रहा है तो हमारे पास ये क्या है, क्लोज्ड सरफेस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्लोज सरफेस से मतलब क्या है कि उसके वो कुछ वॉल्यूम एनक्लोज करता है। जैसे कि हमने देखा कि अगर हम सर्कल की ही बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है, क्लोज कर्व है। तो क्लोज कर्व क्या है, ये कुछ एरिया इनक्लोज करता है, और सर्कल का एरिया हम निकालते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई क्लोज सरफेस है हमारे पास तो वो कुछ वॉल्यूम एनक्लोज करेगा। ठीक है, उसकी कुछ वॉल्यूम हमारे को मिलेगी। और ओपन सरफेस में क्या होगा, कोई भी वॉल्यूम एनक्लोज नहीं करता है वो। तो हम क्या लिखेंगे, ए डॉट डी एस, या फिर सिमिलरली इसको भी क्या लिख सकते हो, क्लोज्ड सरफेस ए डॉट एन कैप। वही एन कैप तो क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर इनटू में डी एस। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करने का। आप कोई भी वेक्टर फील्ड आपको गिवन होगा वो वैल्यू आप पुट करोगे, जिस भी कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में आपको गिवन होगा उसका हमें क्या लेना पड़ेगा, सरफेस एलिमेंट लेना पड़ेगा। और सरफेस एलिमेंट हम देखेंगे कि कौन से सरफेस पे आपसे पूछा गया है, एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है, जो भी प्लेन है उसका हम क्या लेंगे, सरफेस एलिमेंट लेंगे।
और जब इन इंटीग्रल को सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सरफेस इंटीग्रेशन मिलता है वेक्टर्स का। अब ये तो हो गई मैथमेटिकल फॉर्म। फिजिकली ये क्या बताता है, तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन अगर हम इसका देखें तो फिजिकली जो सरफेस इंटीग्रल है वो हमें क्या बताएगा, नंबर ऑफ वेक्टर फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ वेक्टर फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस, पासिंग थ्रू ए सरफेस पर यूनिट टाइम, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन में आपको ये ऐसे भी गिवन हो सकता है कि कोई वेक्टर फील्ड आपको गिवन है और उस वेक्टर के लिए हमें सरफेस इंटीग्रेशन सोल्व करना है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी गिवन हो सकता है कि फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस वेक्टर फील्ड, ठीक है। तो वो वेक्टर आपको गिवन होगा और सरफेस एलिमेंट भी आपको बोलेंगे कि इस सरफेस के अलोंग हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास कर रही हैं, या फिर फ्लक्स हमें निकालना है इस सरफेस के अलोंग, और वेक्टर फील्ड जो है वो हमें ये गिवन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इस पे। तो एग्जाम्पल है अपना कि हमें क्या बताना है, द फ्लक्स ऑफ द फंक्शन, वेक्टर फील्ड आपको गिवन है, पासिंग थ्रू द सरफेस ए बी सी डी ऐसे आपको गिवन है, और ये क्यूब जो है इसकी हर एक साइड क्या है, 1 है। अलोंग एन कैप डायरेक्शन, जो एन कैप डायरेक्शन है वो ए बी सी डी जो सरफेस होगा उसका क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर होगा। तो इसके आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर की हम बात करें तो ये जो ए बी सी डी सरफेस है वो किस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है। तो वाई जेड प्लेन में अगर है तो डायरेक्शन क्या होगी, वाई जेड प्लेन की एक्स कैप डायरेक्शन होगी। और ये इधर वाला ही हमने कंसिडर किया है, आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर जो होगा इसका वो किस डायरेक्शन में आएगा, प्लस एक्स कैप डायरेक्शन में आएगा, एन कैप जो वेक्टर है वो। तो हमें सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो सरफेस इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल से हम शो करेंगे। एफ की वैल्यू हमें पता है, और जो वाई जेड प्लेन है उसका जो एरिया एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वाई जेड प्लेन में वाई और जेड जो है वो दोनों वेरी करते हैं, एक्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो एरिया एलिमेंट जो आता है वो क्या आता है, डी वाई डी जेड, और डायरेक्शन क्या आ गई, एक्स कैप आ गई, ठीक है। तो डी वाई डी जेड हम पुट करेंगे, डायरेक्शन है हमारे पास एक्स कैप या फिर हम बोले आई कैप। तो एफ डॉट डी एस हम करते हैं, तो एफ डॉट डी एस करने पे, डॉट प्रोडक्ट लेने पे आई कैप की आई कैप के साथ सिर्फ 1 मिलेगी, बाकी अदर के साथ तो 0 मिलेगी। तो यहाँ पे एफ डॉट डी एस करने पे क्या आएगा, 3xy माइनस जेड स्क्वायर इंटू में डी वाई डी जेड, और y और z ही सिर्फ हमारे वेरी कर रहे हैं। y कहाँ से वेरी कर रहे हैं, y की वेरिएशन आप देखो तो ए बी सी डी सरफेस की हम बात करें तो y यहाँ पे कितना है, 0 है, और कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 तक, तो 0 से 1। z की अगर हम बात करें इस सरफेस पे, यहाँ पे कितना है, 0 है, और यहाँ पे कितना है, 1 वैल्यू है। ये सरफेस जो आपको गिवन है ना, यहाँ पे क्यूब जो है वो एक्स डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड है, प्लेन आपको इस टाइप से गिवन है, ठीक है। तो ये जो प्लेन हमने ऐसे दिखा रखा है ना वो इस टाइप से प्लेन है, तो ये 0 से 1 पे वेरी कर रहा है, और अपर साइड में 0 से 1 पे वेरी कर रहा है। इस टाइप से आपको एक क्यूब बना हुआ दिखा रखा है, ठीक है। तो जो z है वो भी हमारा कैसे वेरी कर रहा है, 0 से 1 में वेरी कर रहा है, और x क्योंकि कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है। अब इस सरफेस की अगर आप बात कर रहे हो ना तो ये बाहर निकला हुआ है, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, इस सरफेस पे कितनी है, 1 वैल्यू है। तो x की वैल्यू आप यहाँ पे 1 पुट कर दोगे, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन आप करते हो तो 3y² माइनस z³ 3, dy और dz का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। लिमिट पुट कर देंगे 0 से 1, तो क्या आ जाएगा, 3/2 माइनस z³ की लिमिट पुट करते हैं हम z की, तो क्या आएगा, -1/3। तो लिमिट पुट करने पे 6 LCM आ गया, 9 - 2 7, तो 7/6 जो है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जो कि किस पे है, लाइन इंटीग्रल पे बेस्ड है। तो एग्जाम्पल है अपना, सो दैट द वेक्टर फील्ड एफ इज कंजर्वेटिव। हमें ये बताना है कि ये वेक्टर फील्ड क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा कि नहीं होगा। तो डेल क्रॉस एफ जो है वो हम किसके इक्वल दिखाएंगे, 0 के इक्वल अगर आता है तो क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। तो जब डेल क्रॉस एफ आप निकालते हो तो वो हमारा 0 के ही इक्वल आएगा। तो ये तो आप शो कर दोगे कि ये कंजर्वेटिव है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल। तो आपको पता है कि अगर डेल क्रॉस एफ 0 के इक्वल है तो एफ को हम कैसे लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ
स्केलर फंक्शन, तो ये जो स्केलर फंक्शन है, स्केलर पोटेंशियल है, वही हमें फाइंड आउट करना है। और दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, एंड वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम -1 to 1 to 2 3 4। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करने में कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन जो हमने देखा, लाइन इंटीग्रल जो होता है वेक्टर फील्ड का, वो हमें क्या बताता है, वर्क डन ही बताता है। पार्टिकल को मूव कर रहे हैं अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो वो क्या है, एक लाइन इंटीग्रल है, अलोंग ए कर्व है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये स्केलर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है एफ वेक्टर को हम लिखेंगे कैसे, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। और जो ग्रेडियंट ऑफ फाई है उसको हम कैसे लिखते हैं, डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप डेल वाई के जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप, इस टाइप से लिखेंगे हम। तो अब ये दो वेक्टर्स जो हैं वो हमें इक्वल गिवन है, मतलब इनके जो आई कैप, जे कैप और के कैप के जो भी कंपोनेंट्स हैं ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एफ एक्स कॉम्पोनेंट की हम बात करें तो क्या गिवन है, 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x जेड क्यूब, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, डेल फाई बाई डेल एक्स के इक्वल होगा। तो हम क्या लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फाई फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन लेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इंटीग्रेशन लेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड क्यूब प्लस कोई फंक्शन हो सकता है वाई और जेड का, क्योंकि वाई और जेड को हम एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, एफ वाई कॉम्पोनेंट की हम बात करें तो 2x स्क्वायर वाई किसके इक्वल होगा, डेल फाई बाई डेल वाई के इक्वल होगा। तो फाई की वैल्यू हम निकालेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई ओनली, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस कोई फंक्शन हो सकता है एक्स और जेड का, ठीक है। अब तीसरी टर्म जो है वो क्या है, 3x स्क्वायर जेड स्क्वायर, और किसके इक्वल है, डेल फाई बाई डेल जेड के इक्वल है। तो फाई हम निकालेंगे तो इंटीग्रेशन लेंगे विद रेस्पेक्ट टू जेड, तो जेड क्यूब बाई 3 होगा, कैंसिल होगा, तो एक्स स्क्वायर जेड क्यूब प्लस कोई फंक्शन होगा हमारा एक्स और वाई का, ठीक है। तो अब फाई को कंबाइन करके हम लिखेंगे, तो जो टर्म्स हमारी रिपीट हो रही हैं उनको रिपीट 2 बार हमें नहीं लिखना, सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, वाई स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा, ये इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो हम एक बार लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर जेड क्यूब, जो कि इसमें है और इसमें है, तो दूसरी टर्म हमारी हो जाएगी एक्स स्क्वायर जेड क्यूब। तो ये वैल्यू हमारी आ गई फाई की। अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम, क्योंकि फोर्स हमें क्या गिवन है, जो वेक्टर फील्ड हमें गिवन है वो कंजर्वेटिव गिवन है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन हमें निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है वो P है और ये पॉइंट क्या है, Q। तो P से लेके Q का इंटीग्रेशन F डॉट dr, ये हमें फाइंड आउट करना है। F को हम क्या लिख सकते हैं, F को हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट dr जो है वो हमें क्या वैल्यू देगा, ये इंटीग्रेशन की लिमिट P टू Q डी फाई, ये वैल्यू हमें देगा। इसको अगर हम लिखते हैं इस फॉर्म में, डी आर हमारा क्या है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, तो ये क्या देगा, डी फाई की वैल्यू देगा। और इंटीग्रेशन हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू, लिमिट सिर्फ हमें पुट करनी। तो फाई की वैल्यू हमें पता ही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब, तो ये लिमिट हमें सिर्फ पुट करनी है, कौन सी, -1 to 1 और 2 3 4। तो लिमिट पुट करके जब आप सोल्व करते हो, x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 4, y की जगह पे 3 पुट किया तो 9, 4 इंटू 9 कितना होगा 36, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने पुट किया 4 और जेड क्यूब की जगह पे 4 रेज टू पावर 3 कितना होगा 64, तो 4 इंटू में 64 माइनस जो लोअर लिमिट होगी वो हम पुट कर देंगे। तो आप ऐसे सोल्व कर लेना। एक तो ये मेथड हो गया, और ये मेथड कब अप्लीकेबल है हमारा, डी फाई की टर्म्स में हम इसको कब सोल्व कर सकते हैं, जब हमें वेक्टर फील्ड क्या गिवन होगा, कंजर्वेटिव गिवन होगा। अगर वेक्टर फील्ड आपको सेम गिवन होता और वर्क डन ही हमें फाइंड आउट करना पड़ता P इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में,
लेकिन वेक्टर फील्ड आपको कंजर्वेटिव नहीं गिवन है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे? तो हम क्या करेंगे, जो डी आर है, डॉट डी आर है, वो हमें निकालेंगे। जो लेंथ, ये जो लेंथ एलिमेंट है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो लेंथ एलिमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो दूसरा मेथड क्या होगा इसको सोल्व करने का, हमें क्या करना है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x माइनस x2, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z1 माइनस z2। x y z कोई भी कोऑर्डिनेट है, x1 y1 z1 हमें गिवन है P पॉइंट, x2 y2 z2 हमें गिवन है Q पॉइंट। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिख लोगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये किसी t वेरिएबल के इक्वल हम रख देंगे, और जहाँ पे भी अपना क्या आता है, डी आर में क्या आता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये होता है। तो हमें डी एक्स डी वाई और डी जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो टास्क क्या है कि ये जो एक्स वाई जेड है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि हम ऐसे तो लिमिट पुट कर नहीं सकते। फंक्शन जो हमें गिवन है, वेक्टर फील्ड जो हमें गिवन है, वो एक्स वाई और जेड कंबाइंड फॉर्म में गिवन है, तो उसका इंटीग्रेशन सोल्व करना मुश्किल रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि जो एक्स वाई जेड है ना अपने, उनको हम एक अनदर वेरिएबल की टर्म्स में लिख दें, तो सिर्फ जो इंटीग्रेशन होगा हमारा वो एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक वेरिएबल में कन्वर्ट होने के बाद उसको सोल्व करना इजी हो जाएगा। तो हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। अब x1 हमें क्या गिवन है, -1 गिवन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। x1 की जगह पे -1 पुट करेंगे, -1 -2 जो है वो हमारा क्या आता है, यहाँ पे हमारा क्या है, x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है, z2 माइनस z1 है, इस टाइप से गिवन है। या फिर x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे x2 माइनस x1 लेते हैं तो वैल्यू आएगी 3। अगर x1 माइनस x2 लेंगे तो -3 आएगी, जो कि वेरिएबल पे x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे ना, तो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। y1 की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 है, और y2 माइनस y1 हम करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। z1 की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है, और z2 माइनस z1 हम करते हैं तो क्या आती है, 3। तो ये इस टाइप से t पे डिपेंडेंट है, तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजीली, क्या आएगी, 3t माइनस 1। y की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, t प्लस 2, और z की वैल्यू क्या आएगी, 3t प्लस 1। तो x y z की ये वैल्यू आ गई, dx dy dz भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, अब लिमिट्स आप देखोगे ना, लिमिट जब आप पुट करके देखोगे, इंटीग्रेशन असल में हमारा है क्या, -1 to 1 से लेके 2 3 4 जो पॉइंट है उसका इंटीग्रेशन आपको गिवन है। तो ये जब लिमिट्स आप चेक करते हो तो जो t की लिमिट होगी ना वो किस में चेंज हो जाएगी, 0 से 1 में। मान लो x की लिमिट हमारी क्या है, -1, तो -1 हमने पुट किया तो t की वैल्यू क्या आ रही है, 0। और 2 अगर हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे तो t की वैल्यू क्या आएगी, 2 + 1 3 होगा, तो t की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू हमने पुट करी क्या, y की वैल्यू हमने पुट करी 2, तो t की वैल्यू क्या आ रही है, 0। y की वैल्यू हमने पुट करी 3, तो 3 - 2 कितना होगा, 1, तो t की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज होगी 0 to 1। वेक्टर फील्ड जो हमें गिवन है वो हम लिखेंगे, तो वेक्टर फील्ड अगर हम लिखते हैं, x की जगह पे हमें t पुट करना है। ठीक है, तो x की जगह पे ये फंक्शन हम पुट करेंगे t की टर्म्स में, इनटू में क्या है, y की जगह पे भी t की टर्म्स में लिखेंगे, z³ की जगह पे t की टर्म्स में लिखेंगे i कैप, प्लस t की टर्म्स में हमने फंक्शन लिया j कैप, प्लस t की टर्म्स में फंक्शन लिया k कैप। इस टाइप से हमने ले लिया। उसके बाद क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है dx i कैप dy j कैप प्लस dz k कैप के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा dx, और dx को भी हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, t की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ से dx फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा, 3dt। ठीक है, यहाँ पे i कैप की जगह j कैप की जगह पे आ जाएगा dy, और k कैप की जगह पे आएगा dz, जो कि हमें क्या लिखने हैं, अगेन t की फॉर्म में लिखने हैं, dt की फॉर्म में। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो 0 to 1 फंक्शन ऑफ t एंड dt इसमें कन्वर्ट होगा। तो इसको सोल्व करना इजी है। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो। तो
तो ये जो मेथड है ना हमारा वो हर जगह एप्लीकेबल होगा। और अगर कंजर्वेटिव गिवन है तो जो फर्स्ट मेथड से हमने किया उससे सोल्व करना ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इतना लेंदी क्वेश्चन तो आता नहीं है आपका एग्ज़ाम में कि आपको ऐसे ऐसे वेरिएशन हो और फिर ये ऐसे वेरिएशन होने के बाद जो वाई स्क्वायर गिवन हो, जेड क्यूब गिवन हो, एक्स स्क्वायर गिवन हो, ऐसे फंक्शन में गिवन नहीं होगा। सिंपल फॉर्म आपको गिवन होगी अगर इस टाइप से आपको सोल्व भी करना हुआ तो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना, HK दास की बुक से भी कर सकते हो। HK दास की बुक्स में काफ़ी क्वेश्चन आपको गिवन है लाइन और सरफेस एलिमेंट पे, वॉल्यूम एलिमेंट पे, तो वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो। और आज की वीडियो तो यहीं पे ख़त्म होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।